नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसकी शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट और खास एमसीक्यू के साथ में, तो शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम जो है लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। Which client should be assigned to a private room if only one is available? First one है the client with Cushing's syndrome, second the client with diabetes, third one the client with acromegaly और fourth one the client with mixed edema। सवाल ने पूछा है कि हॉस्पिटल के अंदर एक प्राइवेट रूम है और प्राइवेट रूम जो है वो एक ही अवेलेबल है। कौन से चार मरीजों में से एक मरीज को आप प्राइवेट रूम असाइन करेंगे? आपको इन चार मरीजों में से किसी एक को असाइन करना है, तो ऐसा कौन सा मरीज है जिसको आप प्राइवेट रूम असाइन करोगे? कुशिंग सिंड्रोम वाले मरीज को, डायबिटीज वाले को, एक्रोमेगेली वाले को या मिक्स एडिमा वाले को? फटाफट से अपना जवाब पुट करिए। बहुत बढ़िया, प्राइवेट रूम एक ही है, असाइन करना है आपको। चार मरीज की कंडीशन है, कौन सा असाइन करेंगे? वेरी गुड, कुछ लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिए, ठीक से पहचाना है। देखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्स एडिमा। तो मिक्स एडिमा जो है, मिक्स एडिमा जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है ना। T3 और T4 हार्मोन का लेवल जब ज्यादा हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो वहां पे मिक्स एडिमा देखने को मिलता है। और मिक्स एडिमा जो है वो मरीज जो है वो किसी रिस्क के ऊपर नहीं होता है, इसलिए इसको प्राइवेट रूम में प्रायोरिटी देने की कोई खास जरूरत नहीं है, इसलिए डी खोटा जवाब है। सी ऑप्शन में लिखा एक्रोमेगली। एक्रोमेगली का मतलब होता है एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ एपिफाइजल प्लेट। एपिफाइजल प्लेट के क्लोज होने के बाद में ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होना एक्रोमेगली कहलाता है, जो ज्यादातर एडल्ट के अंदर ऐसा होता है। और चिल्ड्रन के अंदर जिनमें एपिफाइजल प्लेट बंद नहीं होती है और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, उसको जो है बच्चों के अंदर जिजेंटिज्म के नाम से हम जानते हैं। तो एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा आफ्टर क्लोजिंग ऑफ एपिफाइजल प्लेट एक्रोमेगली, और चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा बिफोर क्लोजिंग द एपिफाइजल प्लेट इज नोन एज जिजेंटिज्म। तो यहां पे ये दो आंसर तो नहीं बनेंगे। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्लाइंट विद डायबिटीज, तो डायबिटीज वाले मरीज को प्राइवेट रूम की कोई खास जरूरत नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा है ए। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो कुशिंग सिंड्रोम का मरीज होता है, कुशिंग सिंड्रोम का उस मरीज में एड्रिनोकोर्टिकल जो हार्मोन है उसका हाइपर सिक्रेशन देखने को मिलता है। इस बीमारी में जो एड्रिनोकोर्टिकल है, कोर्टिसोल हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन क्या देखने को मिलता है? ज्यादा। एक कुशिंग सिंड्रोम होता है और एक एडिसन डिजीज होती है। एडिसन डिजीज में तो कोर्टिसोल का लेवल कम होता है, कुशिंग सिंड्रोम में ज्यादा होता है। अब उसका लेवल ज्यादा होने की वजह से, कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होने की वजह से मरीज का जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है। उसका लेवल ज्यादा होने से मरीज का इम्यून सिस्टम जो है क्या हो जाता है? सप्रेस हो जाता है, इम्यून सिस्टम जो है उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर है ना, ज्यादा लेवल से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इस वजह से हम उस मरीज को प्राइवेट रूम में रखना प्रीफर करेंगे, नहीं तो दूसरे मरीज से इस मरीज को इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। जो आइसोलेशन के लिए, जो जिनको प्राइवेट रूम की जरूरत है, जो बिल्कुल दूसरे मरीज से सेपरेट रहेगा, वो कुशिंग सिंड्रोम का मरीज रहेगा इन चार ऑप्शन में से। बहुत बढ़िया। The nurse caring for a client on the pediatric unit administer adult strength of digitalis to the 3 pound infant। क्वेश्चन ने बोला है कि जो नर्स है जो पीडियाट्रिक यूनिट में काम कर रही है, वो एक मरीज है, एक बच्चा है जिसका वजन 3 पाउंड है। 3 पाउंड के इन्फेंट के अंदर जो डिजॉक्सिन या डिजिटलिस दवाई है वो एडल्ट स्ट्रेंथ वाला एडमिनिस्टर कर रही है। जो पीडियाट्रिक यूनिट में एडल्ट स्ट्रेंथ वाला डोज डिजिटलिस का 3 पाउंड के इन्फेंट में जब नर्स एडमिनिस्टर करी है, तो उसकी वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ हर एक्शन द बेबी सफर परमानेंट हर्ट एंड ब्रेन डैमेज। उसकी वजह से उस बच्चे को, 3 पाउंड के बच्चे को जब एडल्ट डोज वाली डिजॉक्सिन दी, तो बच्चे जो है उसमें परमानेंट हर्ट और ब्रेन का डैमेज हो गया। द नर्स कैन बी चार्ज विद, कौन सा लीगली कौन सा एक्शन हो सकता है नर्स के ऊपर?
एडल्ट स्ट्रेंथ वाला डिजिटलिस्ट डाल दिया 3 पाउंड के इन्फेंट में, 3 पाउंड। 1 पाउंड जो होता है, 1 पाउंड वो इजिकल टू होता है 0.453 किलोग्राम, ये 1 पाउंड के बराबर होता है। 3 पाउंड तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग 1.3 केजी के आसपास का वजन है बच्चे का। तो बच्चा ऑलरेडी जो है वो लो बर्थ वेट बेबी है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी है यहाँ पे, और उस बच्चे को एडल्ट लेवल का ये दवाई दिया तो उसको परमानेंट हार्ट और ब्रेन में डैमेज हो गया। कौन सा लीगल एक्शन होगा? नेग्लिजेंस, टोर्ट, असोल्ट और माल प्रैक्टिस। कई लोगों ने नेग्लिजेंस जॉब लिखा है, टोर्ट भी लिखा है, असोल्ट, माल प्रैक्टिस, कुछ लोग बोल रहे हैं माल प्रैक्टिस। क्या होना चाहिए एग्जैक्टली आंसर? एग्जैक्टली आंसर क्या होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं बोलूंगा वो नहीं होना चाहिए, जो सही है वही होना चाहिए। देखिएगा, टोर्ट के जो लॉ है, जितने भी लॉ है वो किस में आते हैं? टोर्ट के लॉ में आते हैं, है ना। टोर्ट के लॉ पढ़ते हैं अपन। जो प्रोफेशनल चीजें होती है वो जिस लॉ के अंदर काउंट होती है उस लॉ को हम क्या बोलते हैं? टोर्ट के लॉ के नाम से उसको जानते हैं ना। ये सारी चीजें जो है वो टोर्ट के लॉ के अंदर आती है। अब ये जो टोर्ट का लॉ है, उस टोर्ट के लॉ में क्या इंपॉर्टेंट बात है? टोर्ट क्या होता है बेसिकली? तो टोर्ट जो होता है वो रॉन्गफुल एक्ट होता है। किसी आदमी को आपने कमिट किया और किसी आदमी से संबंधित कोई रॉन्गफुल गलत एक्ट होता है, उसको टोर्ट लॉ कहते हैं। ये किसी आदमी के प्रति रॉन्ग या गलत जो है आप दो तरीके से करते हैं। एक तरीका होता है इंटेंशनल और एक होता है अनइंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल। टोर्ट के लॉ भी दो तरीके के होते हैं, इंटेंशनल टोर्ट एंड अनइंटेंशनल टोर्ट। इंटेंशनल टोर्ट में आप जानबूझ के किसी एक्ट को करते हैं, वो इंटेंशनल है। अनइंटेंशनल के अंदर कोई चीज हो जाती है लेकिन जानबूझ के आपने नहीं किया, उसको अनइंटेंशनल कहते हैं। अनइंटेंशनल जो टोर्ट है उसमें नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस आती है। ये माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंसी दोनों ही अनइंटेंशनल टोर्ट के एग्जांपल है। असोल्ट जो है वो इंटेंशनल टोर्ट के अंदर आता है, असोल्ट, है ना। अनइंटेंशनल मतलब नेग्लिजेंसी, माल प्रैक्टिस, और असोल्ट जो है वो इंटेंशनल टोर्ट के अंदर आता है। असोल्ट का मतलब होता है कि विलिंगफुली किसी को हिट करना और किसी को रिस्ट्रेन कर देना, बांध देना, ये असोल्ट होता है। तो यहाँ पे जो है टोर्ट के लॉ हमने पढ़े, इंटेंशनल अनइंटेंशनल की बात की, और असोल्ट जो इंटेंशनल वाला टोर्ट लॉ है उसके बारे में भी बात की। अब देखिएगा, सवाल ने ये पूछा है कि वो कौन सा चीज है, किस लॉ में आएगी जब 3 पाउंड वाले बच्चे को आपने एडल्ट डोज दे दी डिजॉक्सिन की। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने बोला ये दे दी तो उसने जानबूझ के थोड़ी दी, गलती से दी गई, तो ये इंटेंशन नहीं है, कैसा है? अनइंटेंशनल। और हमने बोला जो अनइंटेंशनल एक्ट होता है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो गया मरीज के प्रति लेकिन वो जानबूझ के नहीं किया गया, तो जब अनइंटेंशनल एक्ट हो जाता है तो अनइंटेंशनल एक्ट दो तरीके के होते हैं, नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस, और दोनों में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको चूज करें। तो नेग्लिजेंसी जो होती है, नेग्लिजेंसी, उसका सिंपल मीनिंग होता है किसी भी केयर वाले वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाना, है ना। जो जो वर्क केयर वाला होता है उस फेल हो जाता है इंडिविजुअल उसको परफॉर्म करने में, किसी क्लाइंट की केयर को ढंग से परफॉर्म करने में वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, इसको नेग्लिजेंसी कहते हैं। जबकि माल प्रैक्टिस जो होती है वो प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी होती है। और यहाँ पे हमारा जो ये प्रॉब्लम हो रही है ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी है एक तरह की, है ना, कि आप प्रोफेशन के अंदर इस तरीके की गलती कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी जो होती है वो किस में आती है? माल प्रैक्टिस के अंदर। तो यहाँ पे नेग्लिजेंसी भी जवाब क्या बनेगा? खोटा, वो नहीं है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस जो है वो परफॉर्म करने के लिए मतलब माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि उस काम को परफॉर्म करने में इंडिविजुअल फेल हो जाता है, एन एक्ट दैट कोज हार्म टू द क्लाइंट ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आदमी उस काम को करने में असफल हो जाता है जो आदमी को हार्म पहुंचाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? माल प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस। आप वो काम नहीं कर पाए, वो डोज कैलकुलेट नहीं कर पाए, एडल्ट की दे दी, तो जो इंडिविजुअल है जिसको नहीं लगी वो सफर कर रहा है उससे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? माल प्रैक्टिस। क्लियर है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है। टोर्ट के दो सब टाइप है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल जो है उसमें असोल्ट, बैटरी, डिफेमिनेशन ये सब आते हैं, और अनइंटेंशनल जो है टोर्ट लॉ है उसमें माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंसी आती है। नेग्लिजेंसी जो होती है वो सिंपली माल प्रैक्टिस है, जबकि माल प्रैक्टिस जो होती है वो प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी होती है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, माल प्रैक्टिस। ये नेग्लिजेंसी नहीं है, इसे प्रोफेशनल माल प्रैक्टिस। इतना वजन पे आपको ये इतना ही देना था जबकि आपने पूरा इंजेक्शन दे दिया।
विच असाइनमेंट शुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट दिए हुए 4, कौन सा असाइनमेंट जो है वो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स एलपीएन जो होती है, जिसको लाइसेंस होता है, जो रजिस्टर्ड नर्स होती है, वो परफॉर्म नहीं कर सकती। शुड नॉट बी परफॉर्म, नहीं कर सकती है, नहीं करना चाहिए। कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो एलपीएन के द्वारा, लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स के द्वारा परफॉर्म नहीं करना चाहिए? इंसर्टिंग ए फोलिस कैथेटर, डिसकंटिन्यू ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ऑब्टेनिंग ए स्पूटम स्पेसिमेन, इनिशिएटिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है, कोई ऐसा असाइनमेंट है जिसको कैरिड आउट करने में, परफॉर्म करने में वो नर्स जो है वो फेल है या नहीं कर सकती, बिना किसी रीजन के, बिना इजाजत के वो नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की, कुछ लोगों ने बी जवाब दिया है जो कि खोटा जवाब है। देखिएगा ए ऑप्शन में लिखा हुआ इंसर्ट ए फोलिस कैथेटर, तो यस, सी कैन इंसर्ट ए फोलिस कैथेटर। एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स जो है वो फोलिस कैथेटर को इंसर्ट कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोलिस कैथेटर वो लगा सकती है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑब्टेनिंग ए स्पूटम स्पेसिमेन, तो स्पूटम स्पेसिमेन जो होता है वो कर सकती है, उसको किसी और के आधार नहीं होना है। स्पूटम स्पेसिमेन कल्चर वो आराम से किया जा सकता है ना। तो बी आंसर यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि स्पूटम स्पेसिमेन का कल्चर जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा चेक करने के लिए। और लास्ट है इनिशिएटिंग ए, सॉरी बी ऑप्शन है डिसकंटिन्यू ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है उसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है अगर मरीज को प्रॉब्लम है, तो इसमें किसी और की जरूरत नहीं है। तो लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स जो है वो फोलिस कैथेटर डाल सकती है, एनजी ट्यूब डिसकंटिन्यू कर सकती है और स्पूटम स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट कर सकती है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इनिशिएशन वो नहीं कर सकती। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इनिशिएशन, क्रॉस वेरिफिकेशन, ये सब चीजें उसके दायरे के अंदर नहीं आती है ना। तो जो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स होती है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसको, जो असाइन है वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकती, बाकी तीनों चीजें वो कर सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उसको परमिशन लेने की जरूरत होती है, असाइन करना होता है, तभी इसको देना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, आगे देखिएगा नेक्स्ट। The client returned to the unit from surgery with a blood pressure of 90/50 and pulse 132 and respiration 30. Which action by the nurse should receive priority? एक मरीज है जो सर्जरी से आया है, रिटर्न फ्रॉम सर्जरी, बीपी उसका 90/50 है, पल्स 132 है और रेस्पिरेशन उसका 30 है। कौन सा एक्शन नर्स का जो है वो रिसीव करेगा प्रायोरिटी, है ना, कौन सी प्रायोरिटी देंगे आप मरीज को? बीपी है 90/50, हाइपोवोल्यूमिया, पल्स है 132, टेकिकार्डिया और रेस्पिरेशन है 30। तो मरीज को हाइपोवोल्यूमिया के साथ में टेकिकार्डिया हो रहा है और टेकिपनिया है, तो कौन सा सबसे पहला एक्शन होगा पोस्ट सर्जिकल स्टेट में? डिसकंटिन्यू करेंगे, मॉनिटर द वाइटल साइन, मॉनिटर करना कंटिन्यू रखेंगे, सॉरी। दूसरा कांटेक्ट करेंगे फिजिशियन को। तीसरा आस्किंग द क्लाइंट हाउ ही फील, मरीज को पूछेंगे वो कैसा महसूस कर रहा है। लास्ट है आस्किंग द लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स, मतलब रजिस्टर्ड नर्स, टू कंटिन्यू द पोस्ट ऑफ केयर, उसको कहेंगे कि तुम पोस्ट ऑफ केयर को कंटिन्यू करो। कौन सा सबसे सुटेबल और सबसे अच्छा एक्शन होगा जब मरीज का बीपी पल्स ये इस तरीके का है? तो देखिएगा जो 90/50 ब्लड प्रेशर है, 132 पल्स है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही शानदार। आप लोग जो है कंसेप्ट को बहुत अच्छे से शायद अब समझ पा रहे हो, बहुत ही शानदार। तो ये जो ब्लड प्रेशर और पल्स है ये बॉडी में हाइपोवोल्यूमिया को इंडिकेट करता है ना। ये जो प्रॉब्लम है ये हाइपोटेंशन के साथ में टेकिकार्डिया, ये हाइपोवोल्यूमिया वाली सिचुएशन के अंदर है बॉडी। तो उस कंडीशन में मरीज की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है, पर अगर इस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मरीज जो है उसको और ज्यादा मरीज के डिटोरिएट होने की संभावना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है कि कंटिन्यू करेंगे आप मॉनिटर द वाइटल साइन, तो आपने अगर वाइटल साइन को सिर्फ मॉनिटर करना कंटिन्यू किया तो मरीज आपका क्या हो जाएगा? डिटोरिएट। तो अगर आप मरीज को डिटोरिएट होने से बचाना चाहते हो तो ये एक्शन जो है यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। आप वाइटल साइन को मॉनिटर करना आपके लिए सफिशिएंट एक्शन नहीं रहेगा, तो ये आंसर यहाँ पे आप पुट नहीं कर सकते। फिर सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिला है कि आप आस्क द क्लाइंट हाउ ही फील, मरीज से पूछेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहा है। तो जितने भी इंटरनल डाटा जो होते हैं, मतलब मरीज को जब आप पूछेंगे तो मरीज जो है वो सब्जेक्टिव डाटा बताएगा, लेकिन आपको जो कलेक्ट करने हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, जैसे बीपी पल्स, ये चीजें जो है ये अबनॉर्मल है। हो सकता है मरीज कहे नहीं नहीं मैं तो एकदम सही हूं,
लेकिन आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के बारे में, उसका पल्स, उसका ब्लड प्रेशर, उसका सैचुरेशन, वो तो बिल्कुल सही नहीं है। और वो सही नहीं है तो आपको पेशेंट की इस कंडीशन को देख के, मरीज का ये डिटोरिएट फिनोमिना देख के आपको वहां पे एक्शन लेने की जरूरत है। इसलिए ये आंसर भी खोटा है कि आप सिर्फ सब्जेक्टिव डाटा पे जोर नहीं देंगे, आपको ऑब्जेक्टिव डाटा भी कलेक्ट करने पड़ेंगे। दोनों डाटा असेसमेंट का हिस्सा होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डाटा के द्वारा आप मरीज का कंप्लीट असेसमेंट नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, बी सी ऑप्शन भी गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है, उसको बोलेंगे कि आप पोस्ट ऑफ केयर को कंटिन्यू करो। तो जब मरीज आपका डिटेरिएट हो रहा है, मरीज को हाइपोवोल्यूमिया हो रहा है, मरीज टैकिकार्डिक कंडीशन के अंदर है, उसके वाइटल स्टेबल नहीं है, तो अनस्टेबल मरीज की कंटिन्यू केयर करना यहाँ पे पहली प्रायोरिटी नहीं है। तो ए, सी और डी तीनों ही जब खोटे जवाब हो गए तो आपका एक आंसर बचा है बी, कि आप वहां पे तुरंत किससे कांटेक्ट करेंगे, फिजिशियन से। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वी हैव टू कांटेक्ट द फिजिशियन, टेक ए एप्रोप्रिएट एक्शन, स्टेबल द डाटा, और मरीज को मैनेज करना यहाँ पे पहली प्रायोरिटी रहेगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कुछ लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया है, वेरी गुड। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इजी क्वेश्चन है, विच नर्स शुड बी असाइंड टू केयर फॉर द पोस्ट पार्टल क्लाइंट विद प्री इक्लेम्सिया। द नर्स विद, कौन सी नर्स को आप असाइन करेंगे पोस्ट पार्टल पेशेंट की केयर, जो मरीज प्री इक्लेम्सिया का है। एक मरीज है जिसको प्री इक्लेम्सिया हुआ है। प्री इक्लेम्सिया क्या होता है, कोई भी मरीज जो हाइपरटेंसिव होता है, कोई भी मरीज जो क्या होता है, हाइपरटेंसिव होता है, और ये हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी की वजह से होता है, उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, पीआईएच। उसमें लगातार ब्लड प्रेशर के ज्यादा होने के कारण रीनल इंजुरी होती है, किडनी में ग्लोमेरुलस को इंजुरी होती है। जब ग्लोमेरुलस को इंजुरी हुई तो वहां पे प्रोटीन छनने लग जाता है, उसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन यूरिया। कोई भी मरीज जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का मरीज है और उस मरीज में किडनी को इंजुरी हुई, ड्यू टू द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन उसकी किडनी को इंजुरी हुई, तो किडनी से ग्लोमेरुलस से क्या छनने लग गया, प्रोटीन। प्रोटीन का किडनी से छनना प्रोटीन यूरिया कहलाता है। प्रोटीन यूरिया की वजह से उसकी बॉडी में हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो जाता है, एल्ब्यूमिन की कमी, प्रोटीन की कमी, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। उसके ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, कम। जब एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर कम हो जाएगा तो उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, एडिमा। उस बच्चे की बॉडी में, उस पेशेंट की बॉडी में क्या हो जाएगा, एडिमा। उस प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में एडिमा हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के साथ में प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया और एडिमा, ये सिम्टम प्री इक्लेम्सिया के हैं। और अगर इस मरीज को, इस लेडी को फिट सीजर आने लग जाए तो उसको इक्लेम्सिया बोलते हैं। तो यहाँ पे सवाल ने पूछा है कि पोस्ट पार्टल पीरियड में है, प्री इक्लेम्सिया की लेडी, सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर असाइनमेंट या नर्सिंग केयर का फिनोमिना क्या रहेगा, या किसको आप सौंपेंगे इस पेशेंट को केयर देने के लिए। पहला ऑप्शन है 2 वीक ऑफ एक्सपीरियंसिंग इन पोस्टपार्टम, जिसका पोस्टपार्टम में 2 वीक का एक्सपीरियंस है। 3 साल का एक्सपीरियंस है लेबर और डिलीवरी में जिस नर्स का। 10 साल का एक्सपीरियंस है सर्जरी में जिस नर्स का। और 1 साल का एक्सपीरियंस है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर। फटाफट से जवाब लिखिएगा, वेरी गुड। कुछ लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब लिखा है। देखिएगा डी आंसर का तो यहाँ कोई दूर दूर का नाता नहीं है। यहाँ पे बच्चे के केयर की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम बच्चे की नहीं है, प्री इक्लेम्सिया बच्चे को नहीं होता है, ये किसको होता है, उस प्रेग्नेंट लेडी को है। तो आपको केयर जिसको देने की जरूरत है वो प्रेग्नेंट लेडी है। तो यहाँ पे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट वाला, एनआईसीयू वाले 1 साल के एक्सपीरियंस का रोल नहीं है। सर्जरी में रोल है तो सर्जरी तो हुई नहीं है, वो तो पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है और प्री इक्लेम्सी केयर सेंटर थी, तो सर्जरी वाले को इसका कोई आइडिया नहीं है। और 2 वीक का एक्सपीरियंस है पोस्टपार्टम में, तो ये बहुत लेस और बहुत लिटिल है। ये भी खोटा जवाब है जो लोग लिख रहे हैं, ये बहुत लिटिल एक्सपीरियंस है। 2 वीक वाला एक न्यूली कमर्स है, न्यूली ज्वाइन इंडिविजुअल है और इसको इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे। तो ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3 साल का एक्सपीरियंस है अगर लेबर और डिलीवरी में, तो ये वेल एक्सपीरियंसिंग और एक्सपर्ट नर्स है जो लेबर और डिलीवरी के बारे में सब जानते हैं। हर लेबर और डिलीवरी से संबंधित जितने भी कॉम्प्लिकेटरी कहानी है, कॉम्प्लिकेटरी कंडीशंस है, उनके बारे में जानते हैं, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे मदद मिलेगी और मरीज को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। प्री इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का कंसेप्ट याद रखिएगा और लेबर और डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान का पीरियड याद रखिएगा, तो डेफिनेटली ये करेक्ट आंसर बनेगा। और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आई अप्रिशिएट योर नॉलेज, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, गॉड ब्लेस यू। और इसी बात पे एक बात इंपॉर्टेंट, शेयर जरूर करें, शेयर करें वीडियो लेक्चर को, चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में मदद करें।
अगर मैक्सिमम लोगों तक ये चीजें जाएगी, हर इंडिविजुअल को मदद मिलेगी, हर आदमी पढ़ेगा तो हर आदमी अपने टारगेट की तरफ 2 कदम बढ़ाएगा। और यही हमारा पहला और मूलभूत सिद्धांत है कि मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करना, ताकि हर इंडिविजुअल इसको अप्रोच करे, हर इंडिविजुअल इसको पढ़े और वो अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। तो आप लोगों से गुजारिश, इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आपको पढ़ते हुए इसमें किसी भी तरीके के डाउट हो रहे हैं तो आप टेलीग्राम लिंक पे आइए। टेलीग्राम लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में बरोबर आपको मिल रहा है। इस टेलीग्राम लिंक को आप फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप अपने डाउट को पुट करिए। आपके डाउट का रिजोल्यूशन सॉल्यूशन सोचेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A client with bacterial pneumonia is admitted to the pediatric unit. What would be the nurse expect the admitting assessment to reveal? एक मरीज है बैक्टीरियल न्यूमोनिया के साथ में एडमिट हुआ है, और कौन सा चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके अंदर, जब वो एडमिट हुआ आप असेसमेंट कर रहे हैं तो कौन सा चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं। बैक्टीरियल न्यूमोनिया के क्लिनिकल साइन यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है हाई फीवर, सेकंड है नॉन प्रोडक्टिव कॉफ, थर्ड है राइनाइटिस और फोर्थ वन है वॉमिटिंग एंड डायरिया। कौन सा एक्सपेक्टेड जो है आउटकम, एक्सपेक्टेड साइन एंड सिम्टम है बैक्टीरियल न्यूमोनिया का। न्यूमोनिया है बैक्टीरियल, और कौन सा एक्सपेक्टेड जो मतलब जिस चीज का आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो साइन एंड सिम्टम है बैक्टीरियल न्यूमोनिया का पेशेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा वॉमिटिंग और डायरिया का संबंध बैक्टीरियल न्यूमोनिया से नहीं है, इसलिए डी तो खोटा हो गया। राइनाइटिस जो है वो ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है या वायरल न्यूमोनिया में होता है। जब मरीज को वायरल निमोनिया होता है तो रनी नोज और जो नेजल म्यूकोसा है उसके संबंधित प्रॉब्लम आती है, तो ये वायरल निमोनिया के साइन है। राइनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, तो सी भी खोटा जवाब है। नॉन प्रोडक्टिव कॉफ जो होता है वो बैक्टीरियल निमोनिया में नहीं होता। बैक्टीरियल निमोनिया में जो कॉफ होएगा वो कैसा होएगा, प्रोडक्टिव, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन है और उसकी वजह से प्रोडक्टिव कॉफ होता है। तो अगर नॉन प्रोडक्टिव कॉफ हो रहा है तो बैक्टीरियल निमोनिया नहीं है, प्रोडक्टिव कॉफ हो रहा है तो बैक्टीरियल निमोनिया है। तो बी आंसर भी खोटा हो गया। तो एक ही बचा है ए, और बैक्टीरियल निमोनिया में हाई फीवर होता है, तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। असेसमेंट रिवील के अंदर आप देखेंगे कि मरीज जो है उसका ब्लड बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फीवर ज्यादा है, उसको हाई ग्रेड फीवर है। तो ए करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही क्या है, खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, the nurse is caring for a client admitted with acute laryngotracheal bronchitis. acute LTB laryngotracheal bronchitis के साथ में एक मरीज एडमिट हुआ है। आप एज ए नर्स केयर दे रहे क्लाइंट को जो एडमिट हुआ है acute laryngotracheal bronchitis because of the possibility of complete obstruction of the airway। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसका एयरवे जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स, कौन सा एक्शन नर्स वहां पे अवेलेबल रखेगी, कौन सी चीज अवेलेबल रखेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेडली क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। सिंपल कंसेप्ट है, लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग, ट्रेकिया और ब्रोंकाइटिस, मतलब रेस्पिरेटरी पाथवे है, और उसके अंदर अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए मरीज के एयरवे को, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसका एयरवे जो है वो कभी भी पूरा बंद भी हो सकता है, तो उस समय आप बेड साइड क्या अवेलेबल रखेंगे। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिना ऑप्शन के जवाब दिया है। बिना ऑप्शन के जब जवाब आते हैं इसका मतलब आप इस आंसर को लेके कितने कॉन्फिडेंट है। बहुत ही बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, अप्रिशिएट योर नॉलेज। फर्स्ट वन, इंट्रावीनस असेस सप्लाई, इमरजेंसी इंक्यूबेशन इक्विपमेंट, इंट्रावीनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन पंप, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। एक्यूट लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, पॉसिबिलिटी है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एयरवे के अंदर। बहुत बढ़िया, कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में होने की संभावना, जिससे सांस रुकने की संभावना है। ऐसा मरीज जिसमें हमें लगता है कि इसमें कभी भी जो है सांस रुक सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें बेड साइड इंट्यूबेशन का सामान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एंडोट्रेकियल ट्यूब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में भी डालना मुश्किल है, तो ज्यादातर ट्रेकियोस्टोमी कर दिया जाता है। पर जो भी है, आप एंडोट्रेकियल इंटूबेशन कियो या ट्रेकियोस्टोमी ट्रेकियल इंटूबेशन करो, दोनों ही तरीके हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको मरीज को इंटूबेट करने वाले सारे इक्विपमेंट जो है वो इमरजेंसी रूप में क्या रखने पड़ेंगे, अवेलेबल, क्योंकि मरीज की सांस कभी भी रुक सकती है, तो उस समय आपको मरीज को इंटूबेट करना पड़ेगा। इंटूबेशन वर्ड का मतलब होता है जो है मरीज में एक ट्यूब को एडमिनिस्टर करना फ्रॉम थ्रू माउथ इन द ट्रेकिया, जिसको ओरोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, थ्रू नोज इन द ट्रेकिया, इसको नेजोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, और थ्रू ट्रेकिया इसको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कहते हैं। मतलब डायरेक्ट ट्रेकिया में डाल दो, मुंह से होते हुए ट्रेकिया में डालो, या नाक से होते डालो, नाक से नेजोट्रेकियल, माउथ से ओरोट्रेकियल, और डायरेक्ट ट्रेकिया में डालो तो ट्रेकियोस्टोमी।
तीनों ही तरीके से आपने एक ट्यूब इंसर्ट करना है और उसके बाद में मरीज को उससे वेंटिलेटरी सपोर्ट और पॉजिटिव प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं। तो इंटूबेट करने का जो इंटूबेशन का मतलब ही है वो ट्यूब वहां पे डाल देना है ना। तो ये बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बनेगा। इंट्रावेनस सप्लाई की वजह से सांस नहीं आएगी, मतलब फ्लूइड देने से सांस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन पंप लगाने से भी मरीज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। और सप्लीमेंटेशन ऑक्सीजन से यहाँ पार नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे इंटूबेट करके मरीज को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बी। इमरजेंसी इंट्यूबेशन इक्विपमेंट आपको वहां पे अवेलेबल रखने पड़ेंगे बेड साइड। जब भी मरीज को कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है एयरवे में तो आपको इमरजेंसी इंटूबेट मरीज को करना पड़ेगा। इधर आप एंडोट्रेकियल ट्यूब से करो या आप ओरोट्रेकियल ट्यूब से करो या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब से करो, जो भी तरीका है, नेजोट्रेकियल से करो, आपको इंटूबेट करना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही अच्छे। 45 ईयर ओल्ड क्लाइंट इज सीन इन द क्लिनिक विद हाइपरथायरॉयडिज्म। 45 साल की एक क्लाइंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म लेके आई है, थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा है। व्हाट वुड बी द नर्स एक्सपेक्ट द एडमिटिंग असेसमेंट ऑफ रिवील। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्या संभावना जताते हैं, क्या चीज आपको लग रही है कि वो जो लेडी आई है जिसका उम्र 45 साल है और जिसको बीमारी हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो वो जो एडमिट हुई है वो उसके असेसमेंट फाइंडिंग में क्या मिलेगा आपको, ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज एपेटाइट, एक्सोप्थैलेमस, वेट गेन। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। हाइपरथायरॉयडिज्म बीमारी थायराइड ग्लैंड की है जिसमें T3 और T4 हार्मोन का लेवल जो है वो बॉडी में ज्यादा होता है और TSH का लेवल जो है वो कम हो जाता है। थायराइड हार्मोन का लेवल जब ज्यादा होता है तो मेटाबॉलिज्म की जो दर है वो तेज रहती है। मेटाबॉलिज्म जब मरीज में ज्यादा होता है तो उसके अंदर जो भी वो खाता है वो सारा का सारा मेटाबोलाइज होकर यूज हो जाता है, तो बॉडी में रिटेंड कम करते हैं न्यूट्रिएंट। तो जब न्यूट्रिएंट नहीं रुकेंगे मेटाबॉलिज्म स्पीड से होगा और मरीज जो भी खाएगा वो न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब नहीं होके वो ज्यादातर डायरिया फॉर्म में बॉडी से निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से मरीज में वेट गेन नहीं होगा, मरीज क्या करेगा, वेट लॉस करेगा। क्या करेगा, उसमें वेट लॉस होगा, मरीज में क्या होगा, वेट लॉस होगा। ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उसमें एपेटाइट जो होती है, भूख जो होती है वो बढ़ जाती है। जब मेटाबॉलिज्म की दर तेज होती है तो इंक्रीज रहती है एपेटाइट, भूख इन मरीजों को क्या लगती है, ज्यादा लगती है एपेटाइट। वेट का लॉस होता है, एपेटाइट ज्यादा होती है, पर ज्यादा खाते हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ पाता है ना। इल्ली की तरह होते हैं, इल्ली होती है ना, इल्ली पूरे दिन जो है वो अनाज के अंदर ही रहती है लेकिन फिर भी कितनी दुबली पतली है बेचारी, एकदम स्लिम फिट। तो ये इल्ली की तरह होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म वाले, तो खाते बहुत है लेकिन वजन नहीं बढ़ता है। रीजन है मेटाबॉलिज्म बहुत तगड़ा है इनका और ये अपनी एनर्जी को फुली यूज करते हैं, मेटाबॉलिज्म इनमें बहुत बढ़िया है। तो ये रहता है। और जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म की रेट ज्यादा होती है तो डेफिनेटली हार्ट रेट जो है वो बढ़ी हुई होती है, मतलब मरीज को टेकिकार्डिया रहता है ना। तो टेकिकार्डिया होगा, एपेटाइट ज्यादा होगी और वेट लॉस होगा, ये तीन सिम्टम होंगे। ए ऑप्शन में लिखा ब्रेडिकार्डिया खोटा हो गया क्योंकि टेकिकार्डिया होता है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है एपेटाइट कम हो जाएगी जबकि यहाँ तो एपेटाइट बढ़ती है इसलिए खोटा हो गया। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है वेट गेन होगा लेकिन यहाँ तो वेट लॉस होता है। तो ए, बी और डी ये तीनों ही हाइपरथायरॉयडिज्म की क्लिनिकल साइन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी। एक्सोप्थैलेमस का मतलब होता है जो आई बॉल है उसका बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाना। आई बॉल जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म वाले मरीजों में थोड़ी बाहर की तरफ क्या होती है, प्रोट्रूड होती है, इसको एक्सोप्थैलेमस कहते हैं। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। सी इज द करेक्ट वन, बहुत ही बढ़िया। The nurse is providing dietary instruction to a mother of 8-year-old child diagnosed with celiac disease. 8 साल का बच्चा है, सिलाइक डिजीज डायग्नोस हुई है और उसको डाइटरी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं आपके द्वारा। मान लो एक माता जी है, 8 साल के बच्चे को लेके आई और उस बच्चे को डायग्नोसिस हुआ है सिलाइक डिजीज, और आप उसके बच्चे को क्या खिलाना चाहिए उसके बारे में समझा रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, निम्न में से कुछ खाने के नाम दिए हुए, उनमें से कौन सा भोजन, कौन सा फूड जो है, इफ सेलेक्ट बाय द मदर, अगर वो फूड मदर सेलेक्ट करती है, उस फूड को मदर सेलेक्ट करती है, वुड इंडिकेट, ये बताता है, ये इंडिकेट करता है हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइटरी इंस्ट्रक्शन। मतलब आपने उस मदर को समझाया कि वो बच्चे को क्या क्या खिला सकती है, फिर मदर ने कोई एक खाना चूज किया तो आपने कहा यस बिल्कुल एग्जैक्टली ये खिला सकती है, मतलब वो समझ चुकी है डाइटरी इंस्ट्रक्शन के बारे में। वो कौन सा फूड है, सिलाइक डिजीज, ग्लूटेन है। देखो ये ए आंसर बिल्कुल खोटा है, आप सवाल को समझे, आप सवाल को समझे, आपने ए आंसर आप बोल रहे हैं इसका मतलब आपने सवाल ही नहीं समझा है। सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि बच्चे को क्या नहीं दे सकते, सवाल पूछ रहा है कि बच्चे को कौन सा फूड दिया जाएगा।
मदर कौन सा फूड दे सकती है? तो इन 4 ऑप्शन में 3 फूड बच्चे को नहीं दिए जा सकते, एक दिया जा सकता है। 3 फूड नहीं दिया जा सकते, और जो नहीं दिया जा सकता वो फूड आइटम वो है जिसमें ग्लूटेन है। सिलाइक डिजीज जो है वो ग्लूटेन एंट्रोपैथी कहलाती है। ग्लूटेन जिस सब्सटेंस में पाया जाता है वो बच्चे को नहीं दिया जा सकता। ग्लूटेन पाया जाता है बार्ले, राई, ओट और व्हीट में, सबसे ज्यादा व्हीट में होता है। तो व्हीट वाला तो देना ही नहीं है। तो ये अगर मदर कह रही है कि मैं होल व्हीट ब्रेड खिलाऊंगी तो ये तो खोटा जवाब है, ये तो नहीं देना ना। अगर वो ये बोल रही है तो वो कहां समझ गई है? हमें तो ये पूछा कि क्या उसने बोला, तो हमें लगा कि हाँ इसको समझ आ गया है। तो अगर ये बोलेगी तो ये तो ना समझदारी वाली बात है ना, ये बात तो असमझदारी वाली है। तो ए खोटा जवाब है। स्पेगेटी एंड मीट बॉल जो है इसमें भी व्हीट और ग्लूटेन पाया जाता है, तो ये भी अलाउ नहीं है। हैमबर्गर और व्हाइट ब्रेड, ब्रेड क्या व्हीट से ही बनती है, तो इस भी पॉसिबल नहीं है ना, विद केचप। तो आप ए, बी और सी ये तीनों ही जो ऑप्शन है, तीनों ही जो खाने के मटेरियल है, इन सब में ग्लूटेन पाया जाता है, और ग्लूटेन से बीमारी होती है बच्चे की आंत को, ग्लूटेन एंट्रोपैथी, सिलाइक डिजीज। तो हम उस बच्चे को चीज ऑमलेट दे सकते हैं, एकमात्र डाइटरी आइटम जिसके अंदर बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होता, ये ग्लूटेन फ्री फूड प्रोडक्ट है। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी खोटा जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल एमसीक्यू आज के लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा एक काम है कि आपका किसी भी तरीके का डाउट है वो आप टेलीग्राम लिंक पे जाइए, बराबर आपको टेलीग्राम की यहाँ पे लिंक शेयर किया जा रहा है, इस लिंक को आप जाइए, टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर दिए और अपने डाउट को वहां पे पुट करिए। किसी भी एमसीक्यू का आपको डाउट है वहां पुट करिए, डेफिनेटली जो है आपको वहां पे अच्छे से विद रैशनली वापस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और इसके अलावा भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो मोरल ड्यूटी को आप ना भूलें। एक आदमी हर रोज 20 लोगों को अप्रोच करें, जोड़े। टेलीग्राम में भी आप अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक पे आप अपने दोस्तों को ऐड कर सकते हो, है ना। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ऐड लिमिटेड लोगों को कर सकता हूं, इसलिए तो अपने दोस्तों को ऐड करें और उनको बताएं इस बारे में। और वहां पे आपको नोट्स, पीपीटीज और कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो भी वहां पे शेयर की जाती है, तो बरोबर उसको करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा इंसान बने, बढ़िया करें और एक बेहतरीन भविष्य की तरफ बढ़े। तो एक दिन हम सब एक बेहतरीन ऊंचाई पे होंगे और जहां से हम किसी को देने के काबिल बनेंगे। तो आज से देने की आदत डालेंगे। आज क्या दे सकते हो आप? राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों को उपहार में प्यार से दे सकते हो और वो आपको जिंदगी भर याद रखेंगे। इसकी विश्वास, इसकी गारंटी राजू सर आपको दे सकते हैं। इसी बिलीव के साथ में मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, एक नई ताकत, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।